क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ों में गिने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे पहली दाद किसी बड़े उस्ताद ने नहीं, बल्कि सड़क पर गाने वाले एक फ़कीर ने दी थी। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि उस फ़कीर ने सिर्फ उनकी तारीफ नहीं की थी, उसने एक ऐसी दुआ दी थी जो सच साबित हुई। लेकिन रफ़ी साहब की कहानी सिर्फ एक महान गायक बनने की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने शोहरत मिलने के बाद भी कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। चलिए आज रफ़ी साहब के जीवन के कुछ यादगार पलों को देखते हैं। साल था 1924। अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कोटला सुल्तान सिंह। यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे दुनिया आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से पुकारने लगी। कुछ वर्षों बाद रफ़ी साहब का परिवार लाहौर आकर बस गया। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने रफ़ी साहब की जिंदगी की दिशा बदल दी। हर दिन उनके मोहल्ले से एक फ़कीर गुजरता था, उसके हाथ में इकतारा होता था और आवाज़ में ऐसा दर्द की राह चलते लोग ठहर जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते थे रफ़ी साहब। वो चुपचाप उस फ़कीर के पीछे पीछे चल देते, गली से बाहर काफ़ी दूर, जहाँ फ़कीर किसी पेड़ के नीचे बैठकर गाता था। रफ़ी साहब बिना कुछ बोले उसे सुनते रहते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिर एक दिन फ़कीर ने उसे अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम रोज़ मेरा पीछा क्यों करते हो? रफ़ी साहब ने मासूमियत से जवाब दिया, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए। फ़कीर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मेरा गाना याद है? रफ़ी साहब ने बिना झिझक उस धुन को गुनगुनाना शुरू कर दिया। फ़कीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर रफ़ी साहब के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। शायद उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक बनने जा रहा था। लेकिन हर महान सफ़र की तरह ये रास्ता भी आसान नहीं था। रफ़ी साहब के पिता चाहते ही नहीं थे कि उनका बेटा गायक बने। उनकी नज़र में गाना बजाना कोई सम्मानजनक पेशा नहीं था। घर में कई बार इस बात को लेकर मतभेद हुए, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने उस छोटे से सपने पर भरोसा किया और वो थी रफ़ी साहब की माँ। उन्होंने रफ़ी साहब से सिर्फ इतना कहा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। यही दो दुआएं, एक अनजान फ़कीर की और दूसरी माँ की, रफ़ी साहब की पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। धीरे धीरे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। रियाज बढ़ता गया और आवाज़ में ऐसी मिठास आने लगी कि लाहौर की छोटी छोटी महफिलों में लोग उन्हें सुनने के लिए रुकने लगे। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा दरवाज़ा खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाहौर में के एल सहगल जी का एक कार्यक्रम था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने चहेते गायक का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। कार्यक्रम रुक गया। माहौल में बेचैनी फैल गई और ठीक उसी पल भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाई, रफ़ी को बोलो गाने के लिए। रफ़ी साहब ने बिना किसी घबराहट के बस गाना शुरू कर दिया। दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। लेकिन उस भीड़ में एक और शख्स बैठे थे, संगीतकार श्याम सुंदर जी। उन्होंने अपने पास बैठे रफ़ी साहब के बड़े भाई से पूछा, ये लड़का कौन है? जब पता चला कि यही मोहम्मद रफ़ी हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना कार्ड दिया और कहा, इस लड़के को मेरे पास लेकर आना। उसी शाम एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी और किसी को पता भी नहीं था कि ये नौजवान आगे चलकर सिर्फ गायक नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की पहचान बनने वाला है। श्याम सुंदर जी से हुई वो मुलाकात मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उम्मीद का दरवाज़ा तो खोल चुकी थी, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। सपनों की नगरी मुंबई बुला रही थी, पर मुंबई किसी का इंतज़ार नहीं करती। 1943 के आखिर में रफ़ी साहब मुंबई पहुँचे। न कोई आलीशान घर, न कोई पहचान और न ही ये भरोसा कि कल काम मिलेगा या नहीं। भिंडी बाजार का एक छोटा सा 12 बाई 12 का कमरा, यही उनका घर था। उसी कमरे में खाना बनता, वहीं लोग सोते, वहीं मेहमान बैठते और वहीं रफ़ी साहब अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश करते। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी उनकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले करीब 5 बजे वो रियाज करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जैसे ही आवाज़ लगाने की बारी आती, वे रुक जाते। उन्हें लगता, अगर मैंने यहाँ रियाज किया तो पड़ोसियों की नींद टूट जाएगी, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ क्यों हो। आज जब लोग सफलता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, वहाँ एक इंसान अपने करियर की शुरुआत में भी दूसरों की सुविधा के बारे में सोच रहा था। फिर उन्होंने एक अनोखा रास्ता निकाला। हर सुबह वो पैदल भिंडी बाजार से चौपाटी तक जाते। हाथ में एक मिट्टी का घड़ा होता। समुद्र किनारे बैठकर उसी घड़े के भीतर मुंह डालकर रियाज करते। घड़ा उनकी आवाज़ को गूंज देता। न किसी की नींद खराब होती, न किसी को शिकायत का मौका मिलता। जाते थे और वहीं पर रियाज करते थे।
घड़ी के अंदर अपना आवाज लगाते थे और अपना वो रियाज करते थे। रफ़ी साहब कई घंटों तक वहीं सुर साधते रहते। शायद उन्हें तब भी पता था कि आवाज सिर्फ ऊपर वाले की देन होती है, लेकिन उसे निखारना इंसान की जिम्मेदारी है। मुंबई में संघर्ष जारी था। धीरे धीरे रफ़ी साहब को छोटे छोटे मौके मिलने लगे। सबसे पहले पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का अवसर मिला, फिर हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी खुलने लगे। लेकिन रफ़ी साहब की एक आदत कभी नहीं बदली। रिकॉर्डिंग से पहले वे संगीतकार से हमेशा 2 सवाल पूछते। पहला, ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया जाएगा, और दूसरा, सीन क्या है। अगर शादी का गीत है तो आवाज़ में अपनापन आना चाहिए, अगर दर्द है तो दर्द सुनाई भी देना चाहिए, अगर शरारत है तो मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, आवाज़ में भी महसूस होनी चाहिए। यही वजह थी कि जब वे दिलीप कुमार के लिए गाते तो लगता जैसे दिलीप कुमार खुद गा रहे हों। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। राजेंद्र कुमार के लिए गाते तो आवाज में वही मासूमियत उतर आती। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। जॉनी वॉकर जी के लिए गाते तो लगता जैसे वही गा रहे हों। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे में। और जैसे ही पर्दे पर शम्मी कपूर आते तो रफ़ी साहब की आवाज भी झूमने लगती। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। और शम्मी कपूर खुद कहा करते थे, रफ़ी साहब मेरी चाल, मेरी मस्ती और मेरे हाव भाव को आवाज में उतार देते थे। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी आवाज नहीं थी, वह थी उनकी विनम्रता। हर रिकॉर्डिंग के बाद वे खुद जाकर अपनी आवाज सुनते। अगर कोई कह देता, रफ़ी साहब क्या गाया है, तो वे मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते, इसमें मेरा क्या कमाल, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं। यही एक वाक्य उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार दोहराया। शायद इसलिए जितनी ऊंचाई उन्हें मिली, उतना ही जमीन से उनका रिश्ता गहरा होता गया। हर कहानी का एक आखिरी अध्याय होता है। अपनी अंतिम रिकॉर्डिंग पूरी करके रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकले। उनके साथ वर्षों से रहने वाले लोग बताते हैं कि वे हमेशा जाते समय एक ही बात कहते थे, चलिए फिर मिलते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ अलग कहा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, चलो मैं जा रहा हूँ। किसी ने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 दिन बाद 31 जुलाई 1980 को वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और रफ़ी साहब का कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।